हमारे माहौल में जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, रोल ऑफ वाटर क्या है, वाटर रिडक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट एट द पॉइंट एट विच फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट द कंपैरेटिवली रिलेटिव रेट, यानी दोनों इक्वल ऑलमोस्ट चल। ये हाइड्रोफोबिक फोबिया पानी से डरने वाला स्ट्रक्चर है, वाटर रिपेलेंट स्ट्रक्चर है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का पहला लेक्चर। डियर स्टूडेंट, बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है, बायो एनर्जेटिक्स किसे कहते हैं? ये एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की और इस ब्रांच में हमने पढ़ना क्या है? इस ब्रांच में हमने डिस्कस करना है एनर्जी के बारे में। और एनर्जी का क्या पढ़ना है हमने? टू थिंग्स। नंबर 1 एनर्जी का यूज एंड नंबर 2 एनर्जी का ट्रांसफर, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होती है या ट्रांसमिशन। सो बायो एनर्जेटिक्स फिर क्या हुई? ये ऐसी ब्रांच हुई जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी का यूज पढ़ेंगे, बॉडी के अंदर ट्रांसफर पढ़ेंगे, कैसे एनर्जी फूड में स्टोर होती है, कैसे बॉडी का हिस्सा बनते हैं, एटीपी क्या है, एटीपी से आगे क्या मिलता है, ये सारा कुछ हमने क्या देखना है इस ब्रांच में देखना। डियर स्टूडेंट, एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। किसी भी बॉडी की काम करने की एबिलिटी को आप क्या करते हैं? आप कहते हैं बायो एनर्जी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बायो एनर्जेटिक्स से क्या मुराद। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आप सुनते आए हैं इन प्रोसेसेस को, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। क्या? पहले प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को कन्वर्ट किया जाता है किस में? ग्लूकोज में। और इसके साथ ही ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। ये सारा प्रोसेस सनलाइट की मौजूदगी में होता है और प्लांट के पास एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल नाम देते हैं। अब यहां पर जो एनर्जी का सोर्स है वो है सन, सूरज। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो हमारे पास क्या आता है? सन आता है। और सन के पास जो एनर्जी है वो लाइट है, फोटोन की शक्ल में है। डियर स्टूडेंट, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए वो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, ये लाइट एनर्जी क्या है? प्लांट इसको यूज करते हैं और यूज करके क्या करते हैं? ये जो आपके सामने एक एनर्जी पुअर, जिनकी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एनर्जी पुअर है और इनऑर्गेनिक है। इसको बदल दिया जाता है किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जो कि क्या है? एनर्जी रिच। एनर्जी रिच। तो ये क्या हो रहा है? डिफाइन फोटोसिंथेसिस। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि प्लांट में, लिविंग थिंग्स में हो रहा है। और इस प्रोसेस में क्या जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिनकी एनर्जी पुअर कंपाउंड है, बदल दिया जाता है एनर्जी रिच कंपाउंड में, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बदल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट चीजें अपना रोल अदा कर रही हैं। मसलन वाटर का भी कोई रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई रोल है, सनलाइट का भी कोई रोल है, क्लोरोफिल का भी कोई रोल है। ये सारे रोल हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं जब भी हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं। अच्छा, आप गौर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? सूरज से, सन से एनर्जी ले रहा है और उसको फूड में स्टोर कर रहा है। तो ये एक एनर्जी गैदरिंग प्रोसेस है, एनर्जी इकट्ठा करने वाला प्रोसेस है, एनर्जी को अपने पास एनवायरनमेंट में कंजर्व करने वाला ये क्या है? प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है? सिंपल कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस फिर क्या हुआ?
ये एक हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। ये सारी बातें आपको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का उलट, उलट से क्या मुराद है? देखें, रिएक्टेंट क्या है फोटोसिंथेसिस के? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट। प्रोडक्ट क्या है इसकी आपके पास? दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं। अच्छा, हम फूड खाते हैं, फूड में हाइड्रोकार्बन्स या ग्लूकोज मौजूद होती है, और हवा से हम लेते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये बॉडी में जाती है, ये इस फूड को तोड़ती है और तोड़कर बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्लस रिलीज होती है एनर्जी जो हम यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं दिस इज रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसको आप नाम देते हैं रेस्पायरेशन। अब ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, अगर आप अभी देखें तो ये इस प्रोसेस के बिल्कुल उलट, तो ये दोनों एक दूसरे के उलट प्रोसेस हैं। अच्छा, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें छोटे कंपाउंड्स को यूज करके बड़े कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा ये वाला प्रोसेस रेस्पिरेशन इसका उलट है, तो इसका मतलब है रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये आपने एमसीक्यू के तौर पे ये चीजें साथ साथ याद रखनी है। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अच्छा, एनर्जी स्टोर होती है, लाइट एनर्जी को बदला जाता है एटीपी में, और एटीपी ये फूड में एनर्जी स्टोर हो गई। अब इस फूड को जब तोड़ा जाता है तो एटीपी ही की शक्ल में एनर्जी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और वो क्या आता है? एक्सप्लेन दैट एटीपी इज द लिंक बिटवीन वेरियस केमिकल रिएक्शन एंड यू सा व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, लाइट एनर्जी को एटीपी में बदल दिया गया। फिर उसी एनर्जी को क्या किया गया? रिलीज करवाया गया, और रिलीज करवा के उसको बाद में बॉडी के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल। लाइट से एटीपी, एटीपी से केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? फूड में जो एनर्जी है, केमिकल्स में एनर्जी। फिर उस केमिकल एनर्जी को तोड़ा तो दोबारा एटीपी निकली, और एटीपी से डिफरेंट प्रोसेस को क्या किया? कैरी ऑन करवाया। एटीपी सेल एनर्जी करेंसी है, यानी अपनी हमारी जैसे डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी होती है, बिल्कुल उसी तरह सेल की करेंसी होती है। और सेल की करेंसी क्या है? सेल का पैसा जो है वो क्या है? एटीपी है। डियर स्टूडेंट, यहां तक हमारी बात हमें समझ आ गई है। रेस्पिरेशन को बाद में डिटेल से देखेंगे, अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ आ गया। अच्छा, ये दोनों प्रोसेस प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करता है, और लाइट जब नहीं होती तो रेस्पिरेशन भी कर सकता है अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। अच्छा, जब सूरज निकल रहा होता है, तुलू हो रहा होता है, लाइट बड़ी थोड़ी थोड़ी सी आ रही होती है, तो उस वक्त क्या होता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों बराबर रेट पर हो रही होती है, यानी फोटोसिंथेसिस और उसके साथ कंपैरेटिवली चल रही होती है ऑलमोस्ट इक्वल रेट पर रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? एट द पॉइंट एट विच फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट द कंपैरेटिवली रिलेटिव रेट, यानी दोनों इक्वल ऑलमोस्ट चल रही होती हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास शॉर्ट के आंसर्स मौजूद होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे लाजमी पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए बस समझ ले, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर्स के साथ इंशाल्लाह मौजूद होगा, और एग्जाम में आपने उसी तरह कर देना, आपके जो है वो पूरे उन शॉर्ट्स में क्या आ जाएंगे? नंबर आ जाएंगे। ओके, अब हम फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए एक ऑर्गेनेली बड़ी ज़रूरी है जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने इसके बारे में बताया भी था। अगर आपने हमारी अभी वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली से लाजमी देख लें। और इसके अंदर यूं ये मेम्ब्रेन्स के गुच्छे से पड़े होते हैं, सिक्के नुमा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें होता क्या है? हमारे पास ये जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, और इनके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जिसे आप कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये
इनका नॉन ग्रीन पार्ट है। डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ उसमें बिल्कुल कलर्स के साथ, उसको आपने देख लेना। और यहां पर बाहर लिक्विड मौजूद होता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। अगर फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ा जाए तो हम इसे दो रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक रिएक्शन को कहा जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारे पास मौजूद होता है डार्क रिएक्शन। इन्हें लाइट और डार्क क्यों कहा गया? डियर स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें लाइट जरूरी होती है, लाइट चाहिए होती है। डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन याद रखें डार्क रिएक्शन भी लाइट के बगैर नहीं हो सकता। लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, अपनी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे लाजमी देख लीजिएगा। आए तो देखते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन। असल में सन अपनी एनर्जी को जब जमीन पर भेजता है तो ये क्लोरोप्लास्ट का ये पार्ट जिसे ग्रेना कहते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जी स्कीम या फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोमिन लाइट फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, उसमें हम देखेंगे इसको डिटेल से। अभी के लिए हम इसको सरसरी तौर पर देख रहे हैं। वाटर यूज होता है और वाटर को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन निकाल ली जाती है, और ये वो ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये ऊपर से आ रही है लाइट। ओके, अब होता क्या है, ये इतना लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में बनाया जाता है एटीपी को, एटीपी और NADPH को, ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट। और फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रोमा के अंदर, जहां पर डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ग्लूकोज या किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदल दिया जाता है, और इससे फिर दोबारा एटीपी को बदल दिया जाता है एडीपी के अंदर, एडीपी, और NADPH बदल जाता है NADP। ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको दोबारा लाइट रिएक्शन में भेज कर बदल दिया जाएगा किसमें, ATP और NADPH में, और इससे दोबारा क्या हासिल कर ली जाएगी डियर स्टूडेंट, एनर्जी। और ये दो स्टेप यहां पर हमारे पास है। लाइट रिएक्शन जिसके लिए लाइट जरूरी है, और डार्क रिएक्शन में लाइट जरूरी नहीं है, लेकिन खाली इनमें यही फर्क नहीं है, और भी हैं। मसलन लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी और NADPH बनता है, डार्क रिएक्शन के अंदर वो यूज होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के अंदर एक एनर्जी आप कह लें कि गैदरिंग प्रोसेस है, और उसको फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इनटू दी डार्क रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डिफरेंशिएट लाइट एंड डार्क रिएक्शन, जिसमें आपने बता देना होता है कि लाइट रिएक्शन में हम लाइट को यूज करके क्या हम कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। प्लांट की बात हो रही है, एटीपी और NADPH बनवा रहे होते हैं, और जिसको यूज कर लिया जाता है इनटू डार्क रिएक्शन, ग्लूकोज बना ली जाती है। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, जरूरी है। लेकिन वाटर का रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, ये बड़ी लंबे अरसे तक डिस्कशन रही। उनमें से एक प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि साइंटिस्ट परेशान थे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन आती है। अब ये जो ऑक्सीजन आती है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है या इस वाटर की होती है, ये नहीं पता था कि ये आती कहां से, कौन सी चीज जो है वो इसे लेकर आती, इन दोनों में से किसकी वजह से ये माहौल में आती है। खैर, एक साइंटिस्ट था वैन नील, इन्होंने कहा कि ये जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आती है, इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती है, ये आती कहां से है, वेरी सिंपल, ये आती है फ्रॉम वाटर, पानी से आती है। ये कहां से आती है,
पानी से आती है। लेकिन तब इन्होंने जब 1930 में ये बात की, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने बैक्टीरिया का प्रोसेस यूज़ किया। बैक्टीरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और यूज़ हो रही थी H2S, और उससे बन रहा क्या था, हमारे पास ग्लूकोज बनती थी और साथ में सल्फर जो है ये इन्वायरमेंट में आती है। बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया है जो सल्फर H2S को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कर, उससे सल्फर माहौल में क्रिएट होती है। यानी पहले जो एवोल्यूशन चल रही थी, पुराने जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो वाटर को नहीं यूज़ करते थे, H2S को यूज़ करते थे। लेकिन ये काम और भी आसान हो गया जब 1940 में क्या डिस्कवर होता है, 1940 में आइसोटोप डिस्कवर होते हैं, और उस वक्त ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं, एक लाइट और एक हैवी, एक का मैस 16 और एक का मैस 18। एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। एक्सपेरिमेंट कैसे करवाया जाता है? बहुत आसान। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ। अब एक्सपेरिमेंट कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, आपने कंसंट्रेट रहना है पूरे लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वैन नील का एक्सपेरिमेंट क्या है, आपने बस कंसंट्रेट करना है। और यहां पर होगा क्या, हमारे पास सिंपली ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और बनता क्या है, ये पहले मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं। H12O6 एंड C6H12O6। बैलेंस नहीं है ये कोई, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, देखते हैं। हमारे पास C6H12O6, देखिएगा प्लीज। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सपोज ये पहला एक्सपेरिमेंट हमारा और ये दूसरा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखें, ऑक्सीजन ऐसी ली जिसके अंदर आइसोटोप, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐसी ऑक्सीजन थी जिसका मैस 16 था। उसी वक्त जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर की ऑक्सीजन ऐसी थी जिसका मैस क्या था, 18। एक्सपेरिमेंट करवाया, देखा यह गया कि माहौल के अंदर जो ऑक्सीजन आई थी वो कौन सी थी, 18 मैस वाली। दोबारा एक्सपेरिमेंट दोहराया गया, इस बार इस वाटर का 16 ऑक्सीजन और इस कार्बन डाइऑक्साइड का हैवी ऑक्सीजन लिया गया 18, और देखा क्या माहौल में जो ऑक्सीजन आई उसका मैस क्या था, 16। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही थी, फिर यहाँ से आ रही थी। वाटर 18 वाला लेते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन माहौल में कौन सी आती है, 18 मैस वाली। और अगर आप क्या करते हैं, 16 वाले लेते हैं 16, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे माहौल में जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है। रोल ऑफ वाटर क्या है, वाटर रिडक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी ये दिस वन, किसी चीज में हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिड्यूस किया जाता है, इसकी रिडक्शन की जाती है वाटर को यूज करते हुए, और बदले में इस माहौल को ऑक्सीजन मिलती है। और ये कब होता है, फोटोलाइसिस के प्रोसेस में होता है, जिसे फोटोलिसिस भी कहते हैं। जी स्कीम के अंदर इसे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा भी। अब चलते हैं इसके बाद हम पिगमेंट्स की तरफ। अभी भी हमने डिस्कस किया, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें पिगमेंट्स चाहिए होते हैं। पिगमेंट्स, क्लोरोफिलिक पिगमेंट। पिगमेंट क्या है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और हमने तो आज तक यही सुना हुआ है कि क्लोरोफिलिक पिगमेंट है, क्लोरोफिलिक पिगमेंट है, लेकिन पिगमेंट्स की कई टाइप्स हैं। ये मैंने दोबारा क्या किया, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो आपके सामने लिख दी। अब इस रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि सनलाइट आती है, और सनलाइट के साथ साथ इधर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट होते हैं, जिसे हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ा, प्लास्टिड कहते हैं पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज को। अच्छा, आज मैं आपको बहुत इजी वे में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा, और जो उसमें शॉर्ट आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे पिगमेंट हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, ये जो पिगमेंट है ना, इसमें हमारे पास दो तरह के पिगमेंट्स आते हैं। एक तो हमारे पास है
मेन पिगमेंट, और वो हमेशा की तरह क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखना। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स, इनमें हमारे पास क्या आते हैं, क्लोरोफिल बी हो सकता और कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। कैरोटिनॉइड्स बताता हूं आपको कैरोटिनॉइड्स क्या है। कैरोटिनॉइड्स में हमारे पास आगे आते हैं कैरोटीन्स, और कैरोटीन्स के साथ हमारे पास क्या आता है, ज़ैंथोफिल। ये दो हमारे पास आते हैं। ये पिगमेंट्स कैसे हैं, ये रेड टू ऑरेंज और येलो टू ऑरेंज होते हैं। यानी ये रेड टू ऑरेंज एंड येलो टू ऑरेंज। एमसीक्यू के तौर पर याद रखने में काफी बार प्रॉब्लम आती है। तो जिसमें वाई आ रहा है ना, ये वाई येलो टू ऑरेंज, जिसमें रेड आ रहा है आर रेड टू ऑरेंज। और वैसे अगर कैरोटिनॉइड्स को कहा जाए तो ये क्या है, रेड टू ऑरेंज या येलो टू ऑरेंज क्या है, ये पिगमेंट्स, ये एसेसरी पिगमेंट्स है। ये कोई नकारा चीज नहीं है, बल्कि ये क्लोरोफिल ए के बहुत ज्यादा मदद करने वाले पिगमेंट हैं। मसलन लाइट, कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं, ये ब्लू और वायलेट लाइट जो सी उसे बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं। कैरोटिनॉइड्स ये लाइट एब्जॉर्ब करके देते हैं क्लोरोफिल बी को, और क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करके लाइट देता है क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए भी वाफर मिकदार में लाइट एब्जॉर्ब करता है, अकेला ही काफी है ये। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, इसके हेल्पर दिए हुए हैं इसको। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है व्हाट आर एसेसरी पिगमेंट्स, और एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखना है कि मेन पिगमेंट कौन सा हमारे पास। तो एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए के अलावा पिगमेंट्स है, और इनका काम क्या है, इकट्ठी कर करके लाइट देना, किसको, क्लोरोफिल ए को। फिर हम डिस्कस करेंगे अभी अगले लेक्चर में हमारे जो है फोटोसिस्टम क्या है, फोटोसिस्टम 1 2 क्या है, और उसमें आप इनके फंक्शंस को डिटेल से देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन सेंटर में अपनी लाइट को ट्रांसफर करते हैं। खैर अभी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। अच्छा, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए अगर मेन पिगमेंट है तो क्यों ना उसके डायग्राम कैसे बनानी है हम ये देख लें। लेकिन उससे पहले एसेसरी पिगमेंट और व्हाट आर कैरोटिनॉइड्स, ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आए ड्रा करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आज के लेक्चर में हमने काफी बार जिक्र कर लिया इसका। ये क्या है, एक मेन पिगमेंट जिसका काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। डियर स्टूडेंट, इसके स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं, और उसके साथ ही आपका लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत आसानी से ये आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। कहीं भी ये वीडियो आपको नहीं मिलनी, ध्यान से देखना आपने इसको। तो स्ट्रक्चर का पहला स्टेप, साथ साथ स्टेप लिखते जाने हैं आपने। पहला स्टेप ये है कि क्लोरोफिल की बैकबोन बनाना, रीढ़ की हड्डी बनाना, जिस पर पूरा स्ट्रक्चर क्या है, डिपेंडेंट। और वो क्या है, वो ये है, सेंटर में मैग्नीशियम और इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, और ये ऊपर नाइट्रोजन। इसे आपने लिंक कर देना, इसे आपने लिंक कर देना यूं, और लिंक करने के बाद ये अभी बैकबोन कंप्लीट नहीं हुई। चले, बैकबोन यहां पर हम फर्ज कर लेते हैं कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। पहला स्टेप आपका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। लेकिन गौर करें, सेंटर में यहां पर मैग्नीशियम मौजूद है। एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, और इसे हम अपने 13 चैप्टर में, जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे भी हीमोग्लोबिन के बारे में। वहां पर डियर स्टूडेंट, यहां पर इन केस ऑफ एनिमल आयरन आ जाता है मैग्नीशियम की जगह।
तो जब आयरन आ जाता है ना तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में आ जाता है कि इनका स्ट्रक्चर का आपस में क्या ताल्लुक है। तो हम कहते हैं कि हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम मीन आयरन, इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बिकॉज इट इज ऑल्सो कंटेनिंग मैग्नीशियम इन द सेंटर। और अगर ये मैग्नीशियम या नाइट्रोजन लॉस हो जाए, बैकबोन टूट जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो स्ट्रक्चर तो खराब हो जाएगा। और जब कभी भी स्ट्रक्चर खराब होगा तो आपको पत्ते पीले नजर आएंगे, येलो। इस अमल को कहते हैं क्लोरोसिस। डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, 5, ये स्टेप नंबर 2 है, 4, 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाने हैं। 4 ऐसे रिंग बनाने हैं जिसके 5 कोने होंगे। तो रिंग बनाने से पहले आपने यूं लाइनें लगा लेनी है, तो रिंग बनाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। ये आपने लाइनें लगा ली हैं, अब रिंग बना लें बहुत आसानी से। ये दिस एंड दिस। तो ये रिंग बन गए हमारे पास। कितने रिंग बन गए हमारे पास, 4 बन गए हैं। इन रिंग्स को पायरोल कहते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है लिंक द रिंग्स। इन रिंग्स को आपस में मिलाना है, और ये रिंग मुश्तमिल है नाइट्रोजन और कार्बन पर। ये आपने आपस में मिला देने हैं। तो आए मिलाते हैं इनको, ऐसे मिलाना आपने इसको, ये मिला दें इनको आपस में, इसको मिला दें आपस में। स्टेप नंबर 2 आपका ये चल रहा है। तो ये आपने इनको आपस में क्या करना है, मिला देना। ओके, तो ये आपने इनको आपस में मिला दिया, तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, उसके बाद आपने हमारे नेक्स्ट स्टेप में ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं। कहां पर, यहां। उसके लिए पहले यहां पर 2 लाइनें निकाल लें, यहां पर निकाल लें, यहां पर निकाल लें, ऐसे, और ग्रुप्स अटैच करें। इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर C2H5। ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। और यहां पर R यानी कि फंक्शनल ग्रुप होगा, और यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH मौजूद होगा। डियर स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर इस R की जगह, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम, इस R की जगह अगर CH3 आ जाए तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल A। और अगर यहां पर इस R की जगह CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो इसको कहते हैं क्लोरोफिल B। थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो फंक्शन में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, ठीक है। लाइट एब्जॉर्ब करने की वेवलेंथ में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी। तो ये क्लोरोफिल A और B के स्ट्रक्चर की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या किया हमने, बैकबोन बनाई, रिंग बनाए, रिंग को कनेक्ट किया, जो ग्रुप साथ लगाने थे लगा दिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने नंबरिंग देनी है कि भाई इतनी ज्यादा ये कोने हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला कौन सा होगा, याद रखें, आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां मैं एक रूल डिस्कस कर रहा हूं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर वहां से दे जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। तो ये वो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कह देंगे ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां तक मेरी बात क्लियर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये हमारे पास आ गई 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 17। यूं आप 20 तक इसे क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। इसका फायदा क्या होगा, हमें डबल बॉन्ड लगाने में आसानी होगी। तो ये नंबरिंग दे दें। नंबरिंग देने के बाद एक यहाँ पर आपने रिंग एक्स्ट्रा साथ में बना देना बाहर करके, और इस रिंग के इधर आपने डबल बॉन्ड O लगाना है, इधर लगाना है आप COOH कार्बोक्सिलिक, यहाँ COO, उसके साथ लगाएंगे आप CH3, और इधर आपने एक हाइड्रोजन अटैच कर देना। अब आपने जब डबल बॉन्ड लगाने हैं ना, तो 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक क्लॉकवाइज लगाने, जैसे घड़ी होती,
और अल्टरनेट लगाने, यानी 1 2 2 3 पर नहीं लगाने, 3 4 4 5 पर नहीं लगाने, 5 6 6 7 पर नहीं लगाने, 7 8, ठीक है, 7 8 के बाद 9 8 9 पर नहीं लगाने और फिर सीधा लगाने 9 10 पर। तो ये आपने डबल बॉन्ड लगा दिया और याद रखें यहां पर आपने हमेशा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते ही लगा देना है कार्बन नंबर 13 पे। अब एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे लगाएंगे, एक छोड़ के एक। देखें यहां पर आप नहीं लगाएंगे 20 और 19 में, कहां लगाएंगे, आप लगाएंगे इधर 19 और 18 में, और फिर आप लगाएंगे 18 17 में नहीं लगाएंगे, 17 और 16 के दरमियान लगाएंगे, फिर इन दोनों में नहीं लगाएंगे आप, और उसके बाद आप लगाएंगे इधर 15 और 14 के दरमियान। इस तरह आपका ये हेड क्या हो गया, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। अब इस हेड के बारे में, ये पूरा पोरफायरिन रिंग कहलाता है, इसके अंदर ये 4 1 2 3 4 पायरोल रिंग कहलाते हैं। ये लाइट एब्जॉर्बिंग है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल है, ओके। ये इसका क्या है, डिफरेंट रोल। अच्छा, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में एक होता है हेड जो कि आपने बना लिया है, दूसरी होती है टेल जो कि हमने अभी बनानी है। लेकिन हेड और टेल के दरमियान एक जंक्शन, एक मिलाने वाला ग्रुप भी होता है जिसे हम कार्बन नंबर 11 पे ऑलमोस्ट शो करते हैं, और वो क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड। टेल बनाना बहुत आसान है, टेल समझो बन गई। टेल बनाने के लिए आपने जो मैं रूल बोलने लगा वो याद रखना, ड्रा 8 ग्रेटर साइन। कितने साइन आपने ड्रा करने, 8 ग्रेटर के साइन आपने ड्रा करने। ग्रेटर का साइन पता ना, ये वाला होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रा कर लिए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर आपने क्या करना है, इवन वाले पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी। ये रूल नंबर 2 है टेल के लिए। 8 ड्रा करने के बाद इवन पे 1 2 3 4 6 8, इसको लगाने के बाद पहली जो लाइन है हमारे पास, उधर एक डबल बॉन्ड बना दें और आपकी ये टेल भी क्या हो गई, मुकम्मल, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है C20 एंड एज हमारे पास उसके अंदर कितने आते हैं, दैट आर 39। ये हमारे पास टेल है। इस टेल के बारे में अगर हम बातें करें तो ये क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है, यानी इसके अंदर कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक है, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होगी क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपने अंदर क्या करती हैं, हल करती है। ये फिर क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफोबिक, फोबिया, पानी से डरने वाला स्ट्रक्चर है, वाटर रिपेलेंट स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। ये आपने हेड और टेल के अंदर डिफरेंशिएशन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, देखें आपसे पूछा जाता है क्लोरोफिल ए और बी जो है इसका मोलेकुलर फार्मूला बताएं। अब आमतौर पर केमिस्ट्री वाले बच्चे ज़्यादातर जानते हैं कि मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है। इन शॉर्ट आपने 10th क्लास में देखा कि ऐसा फार्मूला जो हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एग्जैक्ट तादाद को बताता है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल ए का भी हमने देखना है और उसके साथ साथ हमने क्लोरोफिल बी का भी देखना है, दोनों का हमने देखना है। क्लोरोफिल ए के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है। इसी तरह क्लोरोफिल बी के अंदर भी यही कुछ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। अच्छा, कार्बन की तादाद दोनों में 55 है, 55 दोनों में, मैग्नीशियम भी दोनों में एक है और नाइट्रोजन भी दोनों में कितने हैं, 4 इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो डिफरेंस कहां आता है क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर में, जी डिफरेंस आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और वो डिफरेंस कहां आता है, कितना आता है, वो मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन 72, लेकिन यहां पर क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन होते हैं 70। ऑक्सीजन हमारे पास ऊपर हम बात करें तो इसमें होते हैं हमारे पास 5 क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल बी में हमारे पास ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6। डियर स्टूडेंट, यहां पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है
और एक ऑक्सीजन कम है। इधर अगर आप गौर करें, ये कहां पर डिफरेंस आता है, यहीं पर आता है, देखें CHO CH3, ठीक है, यहां पर डिफरेंस आता है CHO एंड CH3। क्लोरोफिल ए के अंदर CH3 होता है, इसलिए इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, और क्लोरोफिल जो हमारे पास बी है उसके अंदर एक ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर, और 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसी के साथ हमारा क्लोरोफिल का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। और इस सारे को हमने क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप देख लिया।